हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस क्लास में मैं अनुराग पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एटम में न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, ऐसा हमको नील बोर ने बताया था। ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स, और जिन्हें हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर तो लगाते हैं, पर क्या लाइन से लगाते रहते हैं या उनमें कुछ स्पेशल ज्योमेट्री होती है, उनका कुछ विशेष डिजाइन होता है, या उन एनर्जी शेल्स में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूँ कि आज का जो टॉपिक है जस्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर उनके लिए ये टॉपिक नहीं है। जो लर्निंग स्टेज पे हैं, जो अभी अभी सीख रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने कोई भी इस टॉपिक में कोई भी बहुत अपर लेवल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, कोई जेई वाली चीज़ें नहीं बताई हैं। बिल्कुल जस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कि हर बच्चे के लिए जानना जरूरी है कि अगर इतना नहीं बनेगा तो आपको आगे की केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो एटलीस्ट इतना फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। तो आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इस बात को समझाने के लिए हम चार नंबर्स का यूज करते हैं, चार संख्याओं का उपयोग करते हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। Distribution of electrons around the nucleus can be explained on the basis of four numbers called quantum numbers. इसकी मैंने जैसा कि बताया कि मैं डीप में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जस्ट फंडामेंटल है। इसमें से बस इतना बता दूंगा कि जो फर्स्ट थ्री जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये वेव मैकेनिकल मॉडल, नील बोर के मॉडल के बाद एक इरविन श्रोडिंगर ने एक वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उसमें उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव फंक्शन मान करके। ये बाकी चीज़ें मैं जब डीप में पढ़ाऊंगा आपको और चीज़ें बताऊंगा तब मैं उन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मेरा जो कि सीधा उद्देश्य है कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप आगे के टॉपिक्स को पढ़ सकें। ठीक है ना? तो इरविन श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई थी और उस इक्वेशन को जब सॉल्व किया था और उस सॉल्यूशन से उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, देखिए जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें x, y, z की वैल्यूज मिलती हैं। वैसे ही उसने जब उस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसे कुछ वैल्यूज मिली। उनमें से एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे। राइट? चौथी क्वांटम नंबर अलग से बाद में रिप्रेजेंट की गई, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो अल्टीमेटली क्या बात मैं बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या समझ रहे हैं? न्यूक्लियस सेंटर पे, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम का 24 है तो उसके पास 24 है। मैग्नीज के पास 25 है। आयरन के पास 26 है। कोबाल्ट के पास 27 है। निकल के पास 28 है। कॉपर के पास 29 है। जिंक के पास 30 है। इन दिस वे, क्लियर?
जिसका जो भी एटॉमिक नंबर है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चारों तरफ, ऐसा तो नहीं कि 30 के 30 एक ही जगह बैठ गए, तो वो भाई न्यूक्लियस के चारों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, पहले कितने हैं उसके बाद कितने हैं, अगर वो हैं तो उनका ज्योमेट्री कैसा है, किस रूप में है वो, इन सब चीज़ों को हम 4 नंबर्स की सहायता से समझेंगे जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारी होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके राइट, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके ओके, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है दोस्तों? तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे एक स्कूल होता है, एक स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। इसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या हो गई, हमारी एनर्जी शेल्स। क्लियर? उसके बाद वो जो हर क्लास होती है, अगर उसमें क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हमारे यहाँ क्या कर देते हैं, सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं कि भाई ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, राइट। तो इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी शेल्स होती हैं। वो एनर्जी शेल्स डिवाइड हो जाती हैं सब शेल्स। क्लियर? ये मैं एक आउटलाइन बता रहा हूँ, मैंने बताया ना कि ये क्लास बेसिक है, तो आपके समझाने के लिहाज से बहुत सारे टर्म्स में यूज करूँगा। तो जैसे स्कूल में क्लास हुई, क्लास क्या हो गई, एनर्जी शेल्स हो गए, फिर वो क्या हुए, सेक्शंस में डिवाइड हो गई। क्लियर? अच्छा, ये भी होता है जैसे अपन कई बार, जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे तो बोले वो ए वाले सेक्शन में ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बी वाले सेक्शन में एवरेज बच्चे हैं, सी वाले सेक्शन में यार जो थोड़े से वीक बच्चे हैं जिन्हें प्रिपेयर करवाने के लिए एक्स्ट्रा टीचर को क्लास देनी है, वो है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी एनर्जी शेल्स के हिसाब से भी बात होती है कि पहले एनर्जी शेल हो गई, एनर्जी शेल के हिसाब से एनर्जी शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। क्लियर? देन फिर जब सब शेल सेक्शंस डिवाइड हो गए तो भाई उसमें क्या होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जब आपकी सब शेल्स डिवाइड हो गई तो यहाँ पे सब शेल अगेन डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। क्लियर? और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक? तो शेल्स डिवाइडेड इनटू सब शेल्स डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ऐसी ये मैंने एक आउटलाइन दी। जैसे एक स्कूल में क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं, क्लासेस में होते हैं सेक्शंस में बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। तो सबसे पहले जैसे हम अगर एनर्जी शेल्स की बात करें तो जैसे हमारे शहर में 5 स्कूल हैं, तो ये 5 एनर्जी शेल्स हो गई, फिर उनमें क्लासेस हो गई, फिर वो सब शेल्स हो गए, और फिर उनमें बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसी प्रकार सबसे पहले शेल होती है, एनर्जी शेल। हर एक एनर्जी शेल, देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर क्लास के बराबर सेक्शंस होंगे, ठीक है भाई। जैसे 12th क्लास है, उसके 5 सेक्शन है, ज़्यादा बच्चे हैं, 9th क्लास के कम हैं, तो इस तरीके से हर शेल अलग अलग सब शेल्स में डिवाइड रहती है। हर शेल के अपने अपने नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं, हर सब शेल के अपने अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये एक आउटलाइन है, ठीक। अब हम इस बात को समझते हैं, एक इंट्रोडक्शन था ये, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of 4 numbers called quantum numbers, right? उसमें से पहली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। What is principal quantum number?
it determines the average distance of an electron. It determines the average distance of an electron from the nucleus. इस बात का मतलब समझिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ। न्यूक्लियस के जैसे आप लोग 10th में पढ़ते थे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कैसे होता था, पहले 2 फिर 8 फिर 1, तो वो 2 8 1 क्या होता था, हम कहते थे कि भाई पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये एनर्जी शेल्स हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी शेल्स, राइट। जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में रहेगा, क्लियर। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, शेल न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी, क्लियर। अब देखिए, कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहली शेल में आएगा, ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट में, क्लियर, तो हम उस बेसिस पे उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, वी कैन कैलकुलेट। फर्स्ट की एनर्जी में अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो उस हिसाब से उसकी डिस्टेंस का पता चल जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा होगी, तो उस स्थिति में उसकी डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि भाई ये दूसरे नंबर की ऑर्बिट में है। फिर तीसरे नंबर पे जो है उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, तो उसकी डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि भाई ये और दूरी पर है, सेंटर से और ज़्यादा दूर चला गया। आराम से सुनिए, धीरे धीरे समझिए, बिल्कुल सीधा सीधी बात मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस जैसे मैं हूँ तो मेरे चारों तरफ एनर्जी शेल्स हैं, क्लियर। अब उन एनर्जी शेल में मतलब जो सबसे पहली एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब उसमें घूमने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाला हो। फिर उसके बाद जो दूसरी शेल होगी उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसमें घूमने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। उसके और आगे तीसरी ऑर्बिट में जाएंगे तो वहाँ एनर्जी शेल की एनर्जी और ज़्यादा होगी, तो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो मतलब एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, the energy of electrons also be increases, या as the energy increases of an electron, its distance from the nucleus also be increases। तो भाई जो ज़्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और जो कम एनर्जी वाली शेल में चक्कर लगा रहा होगा उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी कम होगी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये हमें क्या बताती है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताती है। सो इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्लियर। इट आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो हमने अभी भी बात कही कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ n is equals to 1, n is equals to 1 means k शेल, क्लियर। ऑर्बिट्स को हमने, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो n की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 एंड सो n बराबर 1 मींस k शेल, n बराबर 2 मींस l शेल, n बराबर 3 मींस m शेल एंड n बराबर 4 मींस n शेल। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से देखिए आप शेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक, ओके। देन ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल। अब देखिए हमारी शेल्स आ गई, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये सारी की सारी शेल्स हमारी आ गई।
अब हम यहाँ पर शेल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, शेल जो होती हैं फर्दर डिवाइड होती हैं सब शेल्स। जैसे मैंने बताया क्लासेस जो है वो डिवाइड होती है सेक्शंस में, वैसे ही शेल डिवाइड होगी सब शेल्स। ठीक, ओके। तो जो नंबर ऑफ सब शेल्स जो होती हैं, किसी शेल में कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स होंगी। पहली जो शेल थी n बराबर 1 जिसे हमने k शेल कहा, उसमें कितनी सब शेल्स होंगी। दूसरी शेल हमने बोला n बराबर 2 जिसे हमने l शेल नाम दिया, उसमें कितनी सब शेल्स होंगी। n बराबर 3 में कितनी सब शेल्स होंगी, n बराबर 4 में कितनी सब शेल्स होंगी, एंड सो ऑन। इस बात को निकालने के लिए हम एक दूसरे नंबर के क्वांटम नंबर का यूज करते हैं जिसे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, राइट। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताती है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ पर्टिकुलर शेल। सबसे पहली बात, ठीक है ना। अब कैसे बताती है, क्लियर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। स्मॉल l से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए स्मॉल l से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब कैसे बताती है, तो भाई यहाँ पे फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, जैसे हम n की वैल्यू, भाई सब शेल्स किसकी होंगी, शेल की होंगी, राइट। तो सब शेल्स किस पे डिपेंड करेगी, शेल पे डिपेंड करेगी। मतलब l का मान, l की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, राइट। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ l विल बी 0 to n minus 1। l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से n minus 1 तक होगी। क्लियर, कैसे, मतलब कितनी सब शेल, 0 से n minus 1। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने कहा n is equals to 1 मतलब k शेल, तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से लेकर के 1 minus 1। n की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 0 से 1 minus 1, 0 से 1 minus 1 means 0। तो l का वैल्यू कितना हो गया, 0 to 0 मतलब 0। 0 to 0 का मतलब क्या, 0 और 0 के बीच में कुछ नहीं है, 0। मतलब यहाँ पर n बराबर 1 जो फर्स्ट शेल है उसके लिए कितने सब शेल्स मिले, देयर इज ओनली 1 सब शेल। फर्स्ट शेल में मतलब फर्स्ट क्लास का एक क्लास जो है, पहली क्लास जो है उसका केवल एक ही सेक्शन है, राइट। फर्स्ट क्लास जो है n बराबर फर्स्ट 1 दैट इज ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी शेल का केवल एक ही सब शेल है, क्लियर। और उसके लिए l का मान कितना आता है, 0 आता है, राइट। सो ओनली 1 वैल्यू, हमको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की केवल एक वैल्यू प्राप्त हुई, राइट। 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 सब शेल, 0 का मतलब आपको एक वैल्यू, 0 इज अ डिजिट ना, 0 1 2 3 4 ये डिजिट्स हैं। तो आपको n बराबर 1 के लिए एक l की वैल्यू केवल एक प्राप्त हुई, एक मिली, राइट। l बराबर 0, 0 इज अ डिजिट, राइट। मतलब जो k शेल है इट हैज ओनली 1 सेक्शन फॉर विच l इज इक्वल्स टू 0, क्लियर, ओके। इस l बराबर 0 को, ये जो सब शेल है इसे नाम दिया गया s सब शेल, इसे नाम दिया गया s सब शेल, राइट। सो फॉर k शेल n is equals to 1 there is only one value of l, that is l बराबर 0। so k shell has only one subshell, that is l बराबर 0 and is represented by s, clear, and is represented by s, clear। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अब ये हो गया n बराबर 1 के लिए। अब n बराबर 2 के लिए देखिए, n बराबर सेकेंड शेल, उसमें कितने सेक्शंस होंगे, कितने सब शेल्स होंगे, राइट। तो l की वैल्यू होती कितनी है, 0 to n minus 1, 0 to n, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 minus 1, 2 minus 1 means 1, मतलब l की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 0 to 1 मतलब 0 and 1। तो ये जो आपका सेकेंड शेल हुआ इसमें 2 सब शेल्स होती हैं, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब शेल्स, जिनके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 and 1। 0 का मतलब मैंने
अभी बताया कौन सा सबशेल, एस सबशेल, और 1 को उन्होंने एक नया नाम दिया पी सबशेल। तो L बराबर 1 मींस पी सबशेल, L बराबर 0 मींस एस सबशेल। इज दैट क्लियर? मींस जो आपका सेकंड शेल है इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबशेल्स। पहला शेल जो n बराबर 1 था उसमें केवल एक ही सबशेल था जिसके लिए n की वैल्यू 0 थी, जिसे हमने s नाम दिया। दूसरा n बराबर 1 था, n बराबर 2 था सेकंड शेल, उसके लिए n की हमें दो वैल्यूज प्राप्त हुई 0 एंड 1, मतलब 0 मतलब s और 1 मतलब p। इज दैट क्लियर? अब एक खास बात देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि s सबशेल, अगर मैं आपसे बोलूं s सबशेल, तो s सबशेल का मतलब आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पहला n बराबर 1 जो पढ़ा था, n बराबर 1 में भी s सबशेल आया था, n बराबर 2 में भी s सबशेल आया। तो अब ये कैसे समझ में आएगा कि वो n बराबर 1 मतलब पहली शेल का सबशेल था या दूसरी शेल का सबशेल है? मेरी बात क्लियर हुई? आपने जब n बराबर 1 लिया तो l की वैल्यू क्या मिली? 0 की, मतलब s सबशेल। जब आपने n बराबर 2 लिया तो l की वैल्यू आपको कौन सी मिली? 0 एंड 1, तो मतलब यहाँ भी आपको s मिल गया और एक्स्ट्रा में एक और मिल गया p। लेकिन अब आप अगर डिस्टिंग्विश करना हो कि भाई ये s सबशेल पहले वाले का था या दूसरे वाले का था, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, s और p के साथ उसके n की वैल्यू लगा देते हैं। जैसे ये s है, कौन से वाले का है? 2 का है, तो इसको क्या लिख दिया? 2s। 2s मतलब सेकंड शेल का s सबशेल, 2p मींस सेकंड शेल का p सबशेल, उसको क्या लिख देंगे? 1s मतलब फर्स्ट शेल का s सबशेल। इज दैट क्लियर? है वही spdl, लेकिन अब ये किसका है? क्योंकि फर्स्ट शेल में भी s आ रहा है, सेकंड शेल में भी s आ रहा है। अभी आप थर्ड पढ़ोगे तो थर्ड में भी देखो s आया है, ये देखिए थर्ड n बराबर 3 m शेल। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो l बराबर 0 टू n माइनस 1, 0 टू और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, राइट? 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से 2 के बीच में एक और आएगा 1, तो मतलब इस शेल में n शेल में n बराबर 3 में l के कितने वैल्यूज प्राप्त होंगे आपको? 0 1 एंड 0 मतलब s सबशेल, 1 मतलब p सबशेल, 2 मतलब एक नया d सबशेल, राइट? अब फिर प्रॉब्लम, ये s आ गया, अब ये s किसका है? 3 का है, 2 का है, 1 का है, तो फिर हम इसको क्या लिख देंगे? 3s। ये p, अब ये p 2 में भी था, 3 में भी है, सेकंड शेल में भी था, थर्ड शेल में भी है, तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3p। ये d 3d। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ये सबशेल्स में spd के सामने उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रख देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये फर्स्ट शेल का सबशेल है कि सेकंड शेल का सबशेल है कि थर्ड शेल का सबशेल है। क्लियरिटी रखिए, बहुत बेसिक, इसमें मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक? केवल ये उन बच्चों के लिए अमृतपूर्ण है जो अभी पहली बार उसको सीख रहे हैं। जब मैं जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा, जेई या नीट के लिए जब मैं इसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब मैं इन पे डीप में आपसे बात करूंगा, फिर हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बट जो फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट स्टेप, उसके लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है। सो क्लियर? सो n बराबर 3 थर्ड शेल में हमको कितने सबशेल्स मिले? हमको 3, 0 से 3 माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, n की जगह 3 रख दिया, मींस 0 से 2, 0 से 2 के बीच में 1 भी आता है, तो l की तीन वैल्यूज मिली 0 1 एंड 2, spd, दैट इज 3s 3p एंड 3d। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 3s 3p एंड 3d। सिमिलरली अब n बराबर 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो n बराबर 4 देखिए, n शेल, राइट? k l m n चौथा शेल, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, 0 से लेकर 3, 0 से 3 के बीच में 1 और 2 भी रहेगा, तो 0 1 2 3, तो फोर्थ शेल। देखिए एक चीज और है, n बराबर 1 था तो एक ही सबशेल मिली, n बराबर 2 था तो 2 ही सबशेल मिली, n बराबर 3 था तो 3 सबशेल मिली,
और n बराबर 4 था तो 4 सब शेल मिले। तो एक ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किसी भी शेल में जो सब शेल्स की संख्या होगी वो उसके खुद के नंबर के बराबर होगी। क्लियर? n बराबर 1 केवल एक ही सब शेल मिली थी s, l बराबर 0 मिला था। n बराबर 2 दो सब शेल मिली थी s और p, l बराबर 0 एंड 1 मिला था। n बराबर 3 तीन वैल्यूज मिली थी l की 0, 1 एंड 2। क्लियर? तो n बराबर 3 तो तीन सब शेल s, p और d, और यहाँ देखिए n बराबर 4 मतलब 0, 1, 2, 3 चार सब शेल्स मिली s, p, d एंड f। क्लियर? तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये बिल्कुल ये एक और चीज याद रखने की आपके लिए बेसिक, कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यार कौन सी शेल में कितने थे, नहीं, सिंपल जो उसका खुद का नंबर है वो उतना ही सब शेल्स में डिवाइड होगी। इज दैट क्लियर? उसमें उतना ही, और नंबर कहाँ से, सब शेल के l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाओ। n बराबर 5 होगा तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 5 हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 5। n बराबर 6 होगा तो 0, 1, 2, 3, 4 5। सिंपल। ओके, इट ऑल्सो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बताया है, हालांकि अभी बेसिक्स में उतनी जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में फिजिक्स का टर्म है, ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तब इसको डिस्क्राइब करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अभी सिर्फ आप इसको नोट कर लें, और इसकी वैल्यू, इसका ये जो फॉर्मूला होता है L बराबर √L प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी सिर्फ आप लिख लीजिए, अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर हम जब और डिटेल में इसके पीछे की चीज़ें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी वगैरह, जब हमने जिन लेक्चर्स में हमने वो पढ़ा है, वहाँ पर ये मैक्स प्लैंक, ये प्लैंक कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है। तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू √L इंटू L प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये अभी हमने जो पढ़ा, इसमें हमने क्या दो चीजें डिवाइड कर ली, शेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स। ओके, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सबशेल्स, फिर से और आगे डिवाइड होंगे किसमें, और फिर वहां क्या होगा, तो आगे के लिए हम अभी पढ़ते हैं आगे। ओके, तो इसके बाद यहां पर देखिए एक बीच में टर्म आया है क्वांटम नंबर के पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल है क्या, पहले ऑर्बिटल को समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि शेल समझ में आ गया, सबशेल समझ में आ गया। अब सबशेल के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी चल रही थी इलेक्ट्रोस्कोप से और हाई रेजोल्यूशंस कैमरास से, उनके इफेक्ट्स को, इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट्स को देखा जा रहा था। ओके, आप लोगों ने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, हनी बी, राइट? तो आप अगर उसको थोड़ा सा देखें कभी, जब सारी ऊर्जाएं तो रहती हैं, वो जो लाल वाली बड़ी वाली होती है, वो एक बार यहाँ से उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, एक यहाँ से अंदर जाती है, फिर तुम वहाँ से निकल आती है, फिर वहाँ से अंदर जाती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। एक ही मधुमक्खी, मैं यहाँ पर जो स्टडी हो रही है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं 30 के 30 इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी एक साथ कर रहा हूँ, एक ही जगह फोकस कर रहा हूँ, एक ही शेल पे फोकस कर रहा हूँ, मल्टी शेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? एक ही जगह पे फोकस करके जब वहाँ पर हमने उसके स्टडी को देखा, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को देखा, तो वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन जो था वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखा रहा था। आप समझिए, ये डॉट डॉट, ये बाउंड्री ग्रुप भी नहीं, ये नहीं है, ये ब्लैक जो सर्कल बनाया हुआ है कुछ नहीं है ऐसे मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थी। आप शायद मेरी बात को समझे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पोजीशंस थी। जस्ट अ मिनट,
ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थी न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक ही इलेक्ट्रॉन, राइट, वो यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, और कुछ 1 2 4 डॉट्स यहाँ भी दिखे हमको। आप समझे मेरी बात? मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है न्यूक्लियस के चारों, तो मैक्सिमम डॉट्स जिस रेंज पर मिल रहे थे, मैंने वहां पर एक सर्कल, एक बाउंड्री खींची। मैंने कहा कि 99% चांस है कि इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है, इस बाउंड्री के अंदर मिल रहा है, और 1% चांस है कि इस बाउंड्री के बाहर कहीं 1 2 4 10 जगह पे उसके डॉट्स की पोजीशन की है। तो भाई अगर मैं पूछूंगा, मुझसे पूछा जाए कि भाई उस एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो मैं बोलूंगा इस बाउंड्री के अंदर है। इज दैट क्लियर? तो ये बाउंड्री क्या हुई? ये बाउंड्री वो हुई कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। क्लियर? और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। इस ओरिएंटेशन को, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर? तो ऑर्बिटल क्या है? द 3 डायमेंशनल स्पेस, ये तो आपको 2D में दिख रहा होगा सर्कल टाइप पे, 3 डायमेंशनल होता है एक्चुअली। सो द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों ओर आपने एनर्जी शेल ढूंढ लिया, एनर्जी शेल में सबशेल भी ढूंढ लिया। अब सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन सब जगह मिल जाएगा ऐसा नहीं है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक जगह ही होगी जहां पर मूवमेंट करेगा। क्लियर? ये स्ट्रक्चर उस बात का सबूत है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं, यहाँ नहीं पाया जाएगा, यहाँ नहीं पाया जाएगा, वो केवल इस रेंज में बार बार अपनी पोजीशन को लोकेट करेगा, चेंज करेगा। समझ में आया? सो दिस बाउंड्री इज नोन एज, दिस ओरिएंटेशन इज नोन एज ऑर्बिटल। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कि the 3 dimensional space around the nucleus where the electron finding probability is maximum। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा स्फेरिकल ही हो, ये अलग अलग शेप बनाता है। जब हमने इलेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करी तो हमने देखा कुछ जगहों पे, जैसे ये एस सबशेल के लिए, एस सबशेल में वो इस तरीके का ओरिएंटेशन बनाएगा। क्लियर? और यहीं से जो है सबशेल की ज्योमेट्री भी आती है। इसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल से ही हम सबशेल की शेप ऑफ सबशेल डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर एस सबशेल का जो शेप आता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम पी सबशेल में जाएंगे तो वहां पर ज्योमेट्री कुछ अलग होगी। क्लियर? तो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्पेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबशेल्स। जैसा कि मैंने बताया कि एस सबशेल में गोला आया, स्फेरिकल आया, लेकिन पी सबशेल में अलग आएगा, डी सबशेल में और अलग आएगा, एफ सबशेल में और अलग आएगा, राइट? सो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्पेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबशेल्स। दीज डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इन अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। इस तरह से शेल फर्दर डिवाइड हुई थी सबशेल्स में। सबशेल्स में जो डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, जो उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो ओरिएंटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया, these different orientations are called orbitals। now अब हम तीसरी क्वांटम नंबर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट? सो व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। क्लियर? तो अभी हालांकि मैंने बता ही दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। सबशेल में हम क्या देख रहे हैं? ऑर्बिटल। सो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो हम किस क्वांटम नंबर से पता लगाते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, राइट? ओके, so this quantum number determines the orientation of electron cloud in a particular subshell. These different orientations are called
ऑर्बिटल्स। वही मैंने कहा डायरेक्टली कि दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मींस डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। तो this quantum number determines the orientations of electron cloud in a particular subshell. These different orientations are called orbitals. The number of orbitals in a particular subshell. अब फिर वही बात कि शेल के बाद सबशेल, तो सबशेल को हम किससे निकाल रहे थे? एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड कर रही थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मतलब एल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? एन पर, राइट। इसी प्रकार ऑर्बिटल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सबशेल्स पर। क्लियर? किस सबशेल का ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली ऑर्बिटल्स को हम किससे कौन सी क्वांटम नंबर का यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? l की वैल्यू पर, राइट। ऑर्बिटल्स किसके लिए हैं? सबशेल के लिए। तो ऑर्बिटल्स की संख्या को कौन बता रहा है? m बता रहा है, और वो कहां से निकल रही है? सबशेल से। सबशेल्स किससे रिप्रेजेंट हो रही है? l से। तो m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? l पर डिपेंड करेगी। ओके, तो the number of orbitals in a particular subshell can be determined by m। और कैसे होगी? क्या रिलेशन होगा? m is equals to minus l to plus l, right? m की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे? How can we determine the number of orbitals in a particular subshell? m is equals to minus l to plus l, right? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला l is equals to 0, अगर मैं बोलता हूँ n is equals to 0, मतलब कौन सा सबशेल? s सबशेल। अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ l की जगह 0 रख दो, -0 से +0, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, राइट, m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -0 से +0 का मतलब क्या होगा? 0, राइट। तो मतलब जब l की एक वैल्यू है, जब s सबशेल है, तो उसके लिए हमको m की कितनी वैल्यूज मिल रही है? केवल एक ही वैल्यू मिल रही है। वो वैल्यू क्या है? 0। मतलब जो s सबशेल है उसमें केवल एक ही ओरिएंटेशन होगा, एक ही प्रकार की ज्योमेट्री होगी, राइट। एक ही तरीके का ज्योमेट्री होगा, और उस ज्योमेट्री को, उस ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। और उस ऑर्बिटल का नाम भी हमने क्या कर दिया? s कर दिया, उसे हम s ऑर्बिटल ही कहते हैं। तो फॉर l is equals to 0, the values of m will be 0, means for l is equals to 0 there is only one value of m, that is m is equals to 0. It means there is only one orbital in s subshell। s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप। अभी हमने देखा वो जो शेप था वो s का ही था, तो इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इज कॉल्ड s ऑर्बिटल। तो वो जो आपने प्रीवियस पेज पर वो जो शेप देखा था वो s सबशेल का, s ऑर्बिटल का शेप था, राइट। तो s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? ओके। अब हम दूसरा p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक से समझिएगा। p के लिए अभी हमने s के लिए बोला, अब हम p के लिए बोलेंगे। देखिए, p सबशेल मींस m की वैल्यू क्या होगी? -l to +l। तो m की वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 के बीच में दोस्तों 0 भी होता है, राइट। -1 से +1 के बीच में 0 भी होता है, राइट। तो यहाँ देखिए m की वैल्यू -1 से +1 मींस -1, 0 एंड +1। p सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं तो इनको p से नाम देना पड़ेगा। s सबशेल के ऑर्बिटल्स थे तो उसको s ऑर्बिटल नाम दिया था। p सबशेल के ऑर्बिटल है तो p से, मतलब p सबशेल में हमको 3 तरह के ओरिएंटेशंस मिलेंगे, 3 प्रकार की ज्योमेट्री मिलेगी। उनकी वैल्यूज कितनी आई? -1, 0 एंड +1। तो 3 तरीके की ज्योमेट्री में एक को नाम दे दिया px, मतलब ये बेसिकली x एक्सिस पे मिलेगा।
दूसरे को पी वाई और तीसरे को पी जेड। क्लियर? 3 नंबर मिले हमको, -1 0 एंड +1। पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल, px py एंड pz। इज दैट क्लियर? आप इस मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये -1 को ही px देना है, 0 को ही py देना है, ये px ये py pz, ये px ये py pz। दीज आर द नंबर, जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई p सबशेल में m की 3 वैल्यूज प्राप्त हुई। मतलब p सबशेल में हमको 3 प्रकार की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। 3 तरह से 3 तरह के ओरिएंटेशंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी। 3 तरह की ज्योमेट्री वो बनाएगा। क्लियर? px py एंड pz नाम दिया गया। अब ये x y z क्यों दिया गया? अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्री। मैं आपको बताता हूं। जब हमने p सबशेल को स्टडी किया तो वहां पर हमें डंबल शेप का, जैसे मैंने बताया ना, हनी भी यहां से इस शेप से अंदर गई, वहां से बाहर निकली, वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ज्योमेट्री मिली वो 3 एक्सिस पे मिली। यू कैन सी हियर डबल शेप, इस तरीके से, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ पर ये डॉट्स मैंने यहाँ नहीं लगाए हैं, आप समझिए, मतलब इस तरीके का शेप बना है। ये बाउंड्री खींची हुई है, ये एक्स एक्सिस पे एक बाउंड्री, मतलब इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन मिला, या फिर इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन मिला, या फिर इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये डबल बना रहा है, कोई भी एक एक्सिस पे देखो आप, तो इट्स शेप इज डबल। सो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला डबल शेप में, वाई एक्सिस पे डबल शेप में मिला, और जेड एक्सिस पे उसने डबल शेप में मिला, इसलिए उनको नाम दिया गया px py एंड pz। आशा करता हूं कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपके जो p सबशेल है, मतलब l बराबर 1, उसके लिए हमें m की 3 वैल्यूज प्राप्त हुई, -1 0 एंड +1। 3 तरह के ओरिएंटेशंस मिले हमको, एक x एक्सिस पे मिला डबल शेप, एक y एक्सिस पे डबल शेप, और एक z एक्सिस। ये z एक्सिस एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा 3 डायमेंशनली आप सोचो, राइट? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये तीसरा ऐसा है z एक्सिस। पर अब वो कॉपी पे कैसे बनाएंगे, तो इसलिए उसको हमने थोड़ा सा तिरछा करके बना दिया, अदरवाइज वो z एक्सिस ऐसा है, यहाँ पर ऐसे। क्लियर? यहाँ से बोर्ड को छेद करता हुआ अंदर ये एक्सिस, तो 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ठीक है ना? आप अपने रूम के किसी कोने को देख लीजिए, उसमें आपको तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस दिख जाएंगे, है ना? तो एक एक्स एक्सिस पे हमको डबल शेप मिला इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, एक वाई एक्सिस पे मिला, और एक जेड एक्सिस पे मिला। तो इसलिए जो पी सबशेल था उसमें 3 ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिले, px py एंड pz। m की वैल्यूज उनके लिए थी -1 0 एंड +1। सिमिलरली अब हमारा हो गया 2 सबशेल हो गया ना, तीसरा सबशेल L बराबर 2। L बराबर 2 मींस D सबशेल, राइट? अब हम D सबशेल की बात करते हैं यहाँ पे। D सबशेल में कितने तरह के ओरिएंटेशंस मिलेंगे और किस तरह का ओरिएंटेशन होगा, उसका आकार कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। तो मैंने क्या बताया, m की वैल्यू कितनी होती है, -L 2 + L। L की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 से +2। m की वैल्यू L बराबर 2 के लिए कहां से कहां तक मिलेगी, -2 से +2। -2 से +2 के बीच में -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा। इट मींस जो D सबशेल है इसमें 5 प्रकार के ओरिएंटेशंस हमको मिले, 5 तरह की ज्योमेट्री मिली, जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या प्राप्त हुई, -2 -1 0 +1 एंड +2। क्लियर? अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री। यहां पर सबसे पहले मैं एक स्टार डाल के यहां बता दूं कि इट हैज डबल शेप, डबल शेप आता था। आप देखिए, मैं यहां पहले आपको शेप बताता हूं, बाद में इनके नाम बताऊंगा। देखिए 5 वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब यहाँ शेप कैसे मिल रहे थे, किस तरीके के ओरिएंटेशन मिल रहे थे, देखिए इस तरीके के ओरिएंटेशन मिल रहे थे, राइट? सो ये देखिए, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, राइट? तो एक हमको मिला डबल, जो डबल है, देखिए एक डबल ये है और एक डबल ये है। क्लियर? ये कहां मिल रहा है आपको, x और y प्लेन पे मिल रहा है,
क्लियर? ये एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन पर और ये एक एक्स वाई प्लेन पर, राइट? तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना, ये पूरा हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये पूरा प्लेन क्या हुआ, एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमको डबल, दो डबल मिले, तो डबल डबल, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी एक्स वाई। क्या नाम दे दिया, डी एक्स वाई। इसी प्रकार देखिए ये वाई जेड, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है अंदर की ओर, इनके बीच में हमको एक दो डबल मिले वाई जेड प्लेन पर, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, डी वाई जेड। इसी प्रकार यू विल सी, अच्छा और ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मतलब एक्स जेड प्लेन पर जो हमको डबल डबल मिला, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, डी एक्स जेड। क्लियर? फिर एक हमको मिला एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन पर ही मिला लेकिन एक्स वाई एक्सिस पर मिला। क्लियर? तो इसे हमने नाम दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स वाई में क्या था, यहां नहीं था, वो बीच में थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं थे, तो वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एक टाइप के। फिर ये देखिए जो एक्स वाई प्लेन पर ही लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पर मिले, इसको नाम दिया हमने चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वन हमको मिला, आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते जाएंगे, डी जेड स्क्वायर। आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ये देखिए, तो यहाँ देखिए ये जेड एक्सिस पे हमको एक डबल मिला और ये एक एक्स वाई प्लेन पर। यहाँ एक विशेष बात है, ये जो रिंग बनी है चारों तरफ, थोड़ा सा इस डायग्राम को, जो थ्री डायमेंशनल डायग्राम है तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? सो तो ये जो रिंग है आपकी, ये रिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्स वाई प्लेन पर है, राइट? ये जो है रिंग में असल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तो यहां मिला और फिर ऐसे रिंग के फॉर्म में एक्स वाई प्लेन पर, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये थोड़ा सा इसको समझना होगा। जैसे देखिए ये z एक्सिस है, तो डबल एक हमको यहाँ पर मिला और एक अपना z एक्सिस है, तो इसमें एक डबल जो है वो इस पर बनेगा। क्लियर? और एक प्लेन बनेगा इस तरीके से, ये प्लेन होगा, कौन सा प्लेन होगा, ये एक y एक्सिस होगी और देखिए ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस, तो एक इस तरीके का प्लेन बनेगा। क्लियर? तो इस प्लेन पर एक सर्कुलर रिंग आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन z एक्सिस पर डबल शेप में आएगा और xy प्लेन पर एक सर्कुलर फॉर्म में आएगा, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में आएगा इस तरीके से, राइट? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है z एक्सिस के अलावा xy प्लेन पर भी आएगा सर्कल के फॉर्म में। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो उस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, dz स्क्वायर। तो d के हमने 5 ओरिएंटेशन देखे, d सब शेल में हमने 5 तरह के ओरिएंटेशंस देखे, dxy जो कि xy प्लेन पर था और एक्सिस पर ना होकर के दोनों एक्सिस के बीच में था, dyz यहाँ पर yz प्लेन था और y और z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दो डबल बन रहे थे, राइट? और dxz xz प्लेन पर और x और y एक्सिस के बीच में दो डबल बन रहे थे। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर xy प्लेन पर था, लेकिन इस बार xy एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस पर ये इस तरीके से दो डबल बन रहे थे। एंड dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर में z एक्सिस पे एक डबल बन रहा था और इसके परपेंडिकुलर एक इस तरीके का प्लेन, जैसे इस बोर्ड पर ये देखिए ये z एक्सिस हो गई और ये बोर्ड क्या हो गया, xy प्लेन हो गया। तो इस xy प्लेन पर एक सर्कुलर रिंग बनेगी, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, राइट? तो यहाँ पर 5 तरह के ओरिएंटेशंस हमको d सब शेल में देखने को मिलते हैं। ये शेप्स S, P और D ये हमारे सिलेबस में है। क्लियर? चौथा सबशेल होता है F सबशेल। तो F सबशेल के लिए बात करते हैं, देखिए हम लोग, ठीक
ठीक है ना। f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हम इसको देखते हैं। ये देखिए f सबशेल l बराबर 3, l की वैल्यू कितनी होगी 3, l बराबर 0 मतलब s सबशेल, l बराबर 1 मींस p सबशेल, l बराबर 2 मींस d सबशेल और l बराबर 3 मींस f सबशेल, राइट। सो l बराबर 3 तो m की वैल्यू क्या होती है माइनस l से प्लस l तक, राइट। फॉर ईच वैल्यू ऑफ l द वैल्यूज ऑफ m विल बी माइनस l टू प्लस l, तो माइनस 3 से प्लस 3, राइट। माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में क्या क्या आएगा, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड प्लस 2 ऑल्सो। सो यहां से हम क्लियरली देख रहे हैं कि f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, राइट। हाँ, इन ऑर्बिटल्स का शेप, इन ऑर्बिटल्स की स्टडी दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, राइट, नॉट इन जेईई सिलेबस, उसमें भी नहीं है, नीट में भी नहीं है, तो इनके लिए हमको स्टडी नहीं करनी है। बेसिक आज तो हमारी वैसे भी बेसिक क्लास है, तो मतलब वैसे भी मतलब डीप तक भी नहीं है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि एफ जो सबशेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने तरह के ओरिएंटेशंस वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। तो 7 तरह के ओरिएंटेशंस हमको देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा एनर्जी शेल्स, न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी शेल्स होती हैं, वो एनर्जी शेल्स सबशेल्स में डिवाइड होती हैं। उन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने की संभावना जिस ज्योमेट्रिकल शेप में सबसे ज्यादा होती है, उस ओरिएंटेशन को, उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या कहते हैं, उस सबशेल का ऑर्बिटल कहते हैं, क्लियर। ये ओरिएंटेशन, ये ज्योमेट्री हर एक सबशेल के लिए अलग अलग हो सकती है, क्लियर, ओके। जैसे हमने बोला l बराबर 0, तो s सबशेल में m की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब केवल एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है दैट इज 0, मतलब s सबशेल में केवल एक ही तरह की ज्योमेट्री मिलती है दैट इज सर्कुलर ज्योमेट्री, ओ सॉरी स्फेरिकल ज्योमेट्री, राइट। तो यहां से हमको ये भी पता चल गया कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। फिर हमने पढ़ा l बराबर 1, तो उसके लिए m की वैल्यू आई -1, 0, +1, राइट। और यहाँ पर -1, 0, +1 में हमने जब ज्योमेट्री देखी तो वो डंबल शेप की थी। एक डंबल x एक्सिस पे बन रहा था, एक डंबल y एक्सिस पे बन रहा था, एक डंबल z एक्सिस पे बन रहा था, राइट। तो हमने उन्हें क्रमशः रिस्पेक्टिवली px, py और pz नाम दिया, राइट, ओके। ये चूंकि px, py, pz क्यों, क्योंकि वो p सबशेल के ओरिएंटेशंस थे, p सबशेल में पाए जाने वाले ओरिएंटेशंस थे। फिर हमने l बराबर 2 के लिए बात की, तो वहां पर हमको 5 तरह के ओरिएंटेशंस देखने को मिले और उनके लिए m की वैल्यूज जो मिली हमको -2, -1, 0, +1 एंड +2, नाम dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर -y स्क्वायर dz स्क्वायर। फिर हमने चौथा और लास्ट सबशेल पढ़ा l बराबर 3 दैट इज f सबशेल, उसके लिए हमको m की वैल्यूज मिली -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, 7 तरह के सबशेल ऑर्बिटल्स, राइट। एक विशेष बात, किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, राइट। मैक्सिमम, मिनिमम 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पर, मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज्योमेट्री को देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज्योमेट्री 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते उस ओरिएंटेशन में, राइट। तो number of electrons can accommodate in an orbital will be 2, clear। तो 2 से ज्यादा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। तो हमने शेल पढ़ा, शेल डिवाइडेड इनटू सबशेल, सबशेल डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ
चौथी और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इस स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट डिटरमाइंस द रोटेशन ऑफ, अभी मैंने बताया कि तीन जो क्वांटम नंबर थी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकाली गई थी, और चौथी जो स्पिन क्वांटम नंबर थी ये बाद में इसको स्टडी करके बताया गया। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, स्पिन से नाम से ही पता चल रहा है, स्पिन, स्पिन मतलब घूमना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमते ही हैं, साथ में अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होते हैं। जिस प्रकार अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, क्लियर। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, साथ ही वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं स्पिन करते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है। तो दो तरह की स्पिन होती है वहां पे, कभी भी एक ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं करते ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, पर वो फिजिक्स का एक पार्ट है, राइट। तो यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर, तो अब क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने क्लॉकवाइज को कह दिया कि भाई अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे +1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे -1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। या क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो हम उसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन रख लिए, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये हम अपनी सुविधा के लिए, हम साइन कन्वेंशंस अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, राइट। सो स्पिन क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइन द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओन एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट क्लॉकवाइज देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय +12 और अपवर्ड। इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट्स एंटीक्लॉकवाइज देन इट रिप्रेजेंट s = -12 और डाउनवर्ड। टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अभी मैंने बताया, क्लियर, कि जो किसी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों की स्पिन जो होनी चाहिए डेफिनेटली अपोजिट होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये एकदम बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हो गए, और अब यहाँ देखिए हम एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करते हैं चारों क्वांटम नंबर्स का, क्लियर। चारों क्वांटम नंबर्स का चार्ट और उनका आपस में रिलेशन, राइट। देखिए यहाँ पर ये शेल ले ली हमने पहले, उसमें कॉलम, दूसरे कॉलम में हमने उनकी सबशेल्स ले ली, तीसरे कॉलम में हमने उनके ऑर्बिटल्स ले लिए, और चौथे कॉलम में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और पांचवें कॉलम में हमने स्पिन क्वांटम नंबर ले लिए। तो ये n, l, m और s 4 क्वांटम नंबर्स, क्लियर। अब यहाँ देखिए फर्स्ट शेल n = 1 दैट इज k शेल। अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 - 1, मतलब यहाँ पे 1 रख लोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब फर्स्ट शेल n = 1 के लिए सिर्फ एक ही सबशेल होती है, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होती है
जिसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, और जिसे हम S सबशेल कहते हैं, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट शेल की S सबशेल है इसलिए उसे 1s से रिप्रेजेंट किया गया। ये जो सबशेल के पहले ये जो नंबर लिखा रहता है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एनर्जी शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? जैसे मैंने आपको 3s बोला तो आपसे मैं अगर पूछूं कि कौन सी शेल है तो आप बता दोगे 3। अगर मैंने बोला 5p तो आपसे कौन सी शेल है तो आप बता दोगे 5th। तो वो जो सबशेल के पहले जो नंबर लिखा रहता है वो एनर्जी शेल का नंबर होता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर होता है, राइट। तो n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 - 1, मतलब L बराबर 0। सिर्फ एक ही सबशेल मिलेगी हमको, दैट इज S सबशेल, 1s से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब L की वैल्यू 0 मिली, M की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा, -L to +L। तो -1 -0 से +0 मतलब 0, राइट। तो हमको एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, राइट। एक ही वैल्यू मिलती है, मतलब इस S सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा, दैट इज स्फेरिकल ओरिएंटेशन, और उसे हम S ऑर्बिटल ही नाम देते हैं, राइट। S सबशेल का S ऑर्बिटल, P सबशेल का P ऑर्बिटल, D सबशेल का D ऑर्बिटल, F सबशेल का F ऑर्बिटल, तो नाम सेम रहेगा, राइट। तो 1s ऑर्बिटल, ओके। और एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और दोनों की स्पिन जो है वो अपोजिट होगी, तो एक +½ तो एक -½ मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सिमिलरली n बराबर 2 सेकंड शेल की बात करें तो n बराबर 2, तो L की वैल्यू 0 से 2 - 1, 0 से 2 - 1 मतलब 0 and 1। L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सबशेल होता है, S, क्योंकि सेकंड शेल है इसलिए 2s, और 1 होती है तो P सबशेल, सेकंड शेल के लिए 2p। ओके, अब हम 2s में इलेक्ट्रॉन्स की देखें संख्या, तो 2s मतलब L की वैल्यू कितनी है, 0, तो अकॉर्डिंग दिस M की वैल्यू क्या होगी, -0 से +0 मतलब M की वैल्यू 0 होगी। तो L बराबर 0 के लिए M बराबर क्या है, 0। एक ही वैल्यू मिली, मतलब S सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज S ऑर्बिटल, राइट, टू रिप्रेजेंट फॉर सेकंड एनर्जी शेल। तो सेकंड एनर्जी शेल में भी आपको S ऑर्बिटल मिलता है, राइट। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, मतलब +½ and -½ अब ये तो S वाला हो गया, L बराबर 0 की वैल्यू को हमने डिस्क्राइब कर दी। अब L बराबर 1 मतलब P सबशेल, और 2 नंबर का शेल 2p सबशेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 to +1, मतलब M की 3 वैल्यूज हो जाएंगी, -1 0 +1, -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा। तो ये P के 3 सबशेल मिलेंगे, Px Py and Pz। 2 तो आपको मालूम है नंबर ऑफ एनर्जी शेल, सो यहाँ पर 3, यहाँ पर हमको P के ऑर्बिटल्स हैं, तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और हर एक की स्पिन +½ कुल मिलाकर n बराबर 2 जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2 सबशेल मिले, S और P, राइट। S सबशेल में एक ऑर्बिटल मिला, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल मिले, Px Py and Pz, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अल्टीमेटली अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखें इस सेकंड शेल में तो 2 4 6 8 हम लोग पढ़ा करते थे 10th क्लास में, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। पर वहां पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम था, हमें 2 8 1 2 8 2 वो तो मालूम था, पर ये भरते कैसे, तो एक्चुअल ऐसा नहीं होता था कि 8 के 8 एक ही जगह बैठ गए, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन z एक्सिस पे आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में आएंगे। क्लियर? सो दिस shows complete geometry of electron cloud
around the nucleus in a particular energy shell at a particular distance, क्योंकि हर एनर्जी शेल की अपनी एक फिक्स डिस्टेंस होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो दिस इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ n बराबर 3 के लिए बात करें। राइट, आप देखें n बराबर 3, n बराबर 3 में हम देखें कि L की वैल्यू कितनी होगी। L की वैल्यू कितनी होती है 0 से n माइनस 1, तो 0 से 3 माइनस 1, 0 से 3 माइनस 1 मतलब 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक मतलब 0 1 एंड 2। तो जो थर्ड शेल होती है, थर्ड एनर्जी शेल होती है, इसमें 3 सब शेल होती है। L बराबर 0 मतलब S सब शेल, L बराबर 1 मतलब P सब शेल, L बराबर 2 मतलब D सब शेल। दैट इज 3S 3P एंड 3D। थर्ड शेल के लिए S सब शेल, थर्ड शेल के लिए P सब शेल, थर्ड शेल के लिए D सब शेल। इज दैट क्लियर? नाउ अब तीनों के भाई चूंकि तीनों सब शेल्स अलग अलग हैं, तो तीनों के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे? अलग अलग। तो S सब शेल में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक, L बराबर 0 है तो M बराबर भी 0 होगा, राइट? वही माइनस L से प्लस है तो M बराबर भी 0। तो S सब शेल का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज S। तो ये 3s ऑर्बिटल हो गया, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। फिर 1 दैट इज P सब शेल, तो L बराबर 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी? माइनस L2 प्लस L, राइट? तो माइनस 1 से प्लस 1 मतलब माइनस 1 0 एंड प्लस 1। तो जो P सब शेल है ये फर्दर डिवाइड होगा 3, तो P सब शेल है जो वो फर्दर डिवाइड होगा 3 ऑर्बिटल्स में, 3 ओरिएंटेशंस में, दैट इज Px Py एंड Pz। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी, यू विल सी क्लियरली, आप देख पा रहे हैं इसको। और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन्स क्या है? अपोजिट, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस, मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब हम L बराबर 2 पे आ गए, D सब शेल पे आए, तो इसके कितने ऑर्बिटल्स? M की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस L से प्लस L, मतलब माइनस 2 से प्लस 2, माइनस 2 से प्लस 2। इसके बीच में माइनस 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो टोटल D सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? जिनकी वैल्यूज, जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड प्लस 2, राइट? रिप्रेजेंटेशन dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट? 3 फॉर थर्ड एनर्जी शेल। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन अपोजिट रहेगा, राइट? अब आप यहाँ पे थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, तो देखिए 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, राइट? तो आपने पढ़ा होगा कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, 2n स्क्वायर, राइट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू हम 1 2 3 रखते जाएं तो वैल्यूज आती जाएंगी। तो यहाँ देखिए, पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये, कि जो थर्ड शेल होगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कैसे भी घूम रहे हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा स्फेरिकल, 3 वो जो 6 होंगे उनमें से 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे डबल के शेप में आएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे, जेड पे आएंगे, फिर ये जो ये वाले 2 हैं ये एक्स वाई एक्सिस पे, इनके सारे ओरिएंटेशंस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं
एग्जैक्टली उस तरीके का वो पोजीशन अपनी बनाएंगे जहाँ उनके पाए जाने की संभावना क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट। तो ये n बराबर 3 के लिए हो गया। देन n बराबर 4 के लिए हम बात करें। चौथी शेल, फोर्थ शेल, राइट। सो n बराबर 4 के लिए देखिए, और हमें नीचे जाना पड़ेगा नहीं तो पूरा दिखेगा नहीं। ठीक, थोड़ा सा यह देखिए n बराबर 4, चौथी फोर्थ एनर्जी शेल की बात कर रहा हूं मैं। जब n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n minus 1, मतलब 0 से लेकर के 4 minus 1, 4 minus 1 means 3, तो 0 to 3, मतलब L की वैल्यूज जो निकलेगी 0 निकलेगी, 1 निकलेगी, 2 निकलेगी और 3 निकलेगी। क्लियर? तो फोर्थ एनर्जी शेल में 4 ही सब शेल होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहां पर फिर अगेन 0 मतलब S सब शेल, 1 मतलब P सब शेल, 2 मतलब D सब शेल और 3 मतलब F सब शेल। अब S सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, L बराबर 0 के लिए M की वैल्यू 0 ही होती है, राइट, दैट इज S ऑर्बिटल। तो 4s सब शेल का 4s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर स्पिन्स आर अपोजिट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देन L बराबर 1 दैट इज P सब शेल, 1 की 3 वैल्यूज है M के लिए, -1, 0 एंड +1। तो P के 3 सब शेल्स मिले, Px, Py एंड Pz, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स अपोजिट, आप देख सकते हैं। देन L बराबर 2 मतलब D सब शेल, D सब शेल में अगेन आप यहां पर देखें कि M की वैल्यू कहां से कहां तक, फ्रॉम -2 to +2, -n to +n, राइट। तो यहां पर D के 5 ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dxz, dx² -y² एंड dz², हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, अपोजिट है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक। अब यहां F की बात, ये देखिए यहां पर F सब शेल, तो 4F F सब शेल, तो L की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 3 के लिए M की वैल्यू कितनी मिलेगी, -L2 + n, दैट इज -3 से +3, तो बीच में क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2, तो कितने ऑर्बिटल्स मिले हमको, 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्या हो गए, अपोजिट हो गई, +½ -½ +½ -½ +½ -½ राइट। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चारों शेल्स का। और आप इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो देखिए F, ये इसमें 7 ऑर्बिटल्स थे, F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स थे, तो 2 7 जा 14, D में 5 ऑर्बिटल्स थे तो 2 5 जा 10, राइट, 14 और 10 कितना हो गया, 24। P में 3 ऑर्बिटल्स थे तो 2 3 जा 6, 24 और 6 कितना हो गया, 30, और S में केवल एक ही ऑर्बिटल था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 30 + 2 कितना हो गया, 32। तो इस तरह से फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक पूरा चार्ट था, क्लियर। इस चार्ट को भी आप लोग बना लीजिए और स्टडी कर लीजिए।